हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। और इस वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूं आप लोगों का रूरल डेवलपमेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट, एक चैप्टर नंबर 8 कंपेरेटिव ऑफ इंडिया विद देयर नेबरिंग कंट्रीज। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है और कवर करके जाने ही जाने हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा रूरल डेवलपमेंट की, इसके बाद सीधा टॉपिक पे आऊंगा। रूरल डेवलपमेंट क्या है? कह रहा है इट इज द प्रोसेस विच टारगेट बेटरमेंट ऑफ रूरल एरियाज। रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, रूरल एरियाज को क्या करना है? हमें डेवलप करना है। दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है जिसमें रूरल एरियाज को डेवलप करना है। इट फोकस ऑन द एक्शन प्लान ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऐसे क्षेत्रों का विकास करना है जो ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर बेचारे नहीं आ पाते। भाई गवर्नमेंट भी तो हर जगह नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो कई सारे गांव ऐसे हैं जो अभी तक ये सोच के चलो कि बिना बिजली बिना पानी के भी सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब बिजली तो खैर हर गांव तक पहुंचा चुकी है गवर्नमेंट, बट उनको और भी डेवलप करना है, और चीजें भी लेके आनी है। तो क्या क्या चीजें वहां पे हमें डेवलप करने की जरूरत है? कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो, लैंड रिफॉर्म्स लेके आने जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहां पे गाड़ी घोड़े जाके मतलब रोड वगैरह बनवाओ, कुछ ऐसा बनवाओ कि वहां तक बसेस पहुंच पाए। कई सारे गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। ठीक है, फाइनेंस फॉर लैंड रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें हैं आपको जो रूरल डेवलपमेंट में करनी है। रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए इन इन चीजों पे फोकस करना जरूरी है। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को इसमें से पढ़ने हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ये बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि सोर्सेस क्या होते हैं रूरल क्रेडिट के? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पैसा मिलता है, मतलब जो उधार पे पैसा मिलता है, उसके कितने सोर्सेस है? तो बेटा दो तरीके के सोर्स हैं, एक इंस्टीट्यूशनल, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल। सबसे बात करूंगा पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस वो होते हैं जो एक गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार मांग लिए, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों से उधार मांग लिए, दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। मनी लेंडर्स गांव के अंदर बैठे हुए होते हैं, वो लोग ब्याज पे पैसा दे रहे होते हैं। क्या दीज आर द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया? दीज सोर्सेज इंक्लूड मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड एंड ट्रेडर्स। ठीक है, दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा इतना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि 2 साल में अपना पूरा पैसा प्लस प्रिंसिपल दोनों के दोनों कवर कर लेते हैं, और ये फार्मर्स को बेचारे को खत्म कर देते हैं। दे एक्वायर लैंड ऑन फेलियर टू पे बैक द लोन। अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो उनकी जमीन क्या कर लेते हैं? अधिकृत कर लेते हैं, और उसके बाद में बेचारा वो रोता रहे जिंदगी भर। दे फोर्स फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप टू देम एट लोअर प्राइसेस। अब अगर पैसा दे दिया भाई, उन पे चलाने लग जाते हैं अपनी, कहते हैं कि अपना जो भी तुमने सामान प्रोड्यूस किया है उससे हमें कम कम प्राइस पे बेचो। तो बेचारा किसान खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो बेटा इसके लिए ना ये गवर्नमेंट से ऑथराइज सोर्सेज होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है। और ये लोग आप लोगों के जो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उनसे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं। फिर वो कौन कौन आते हैं? जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गई, इधर से आपका आरआरबी हो गए, इधर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कॉमर्शियल बैंक हो गए, नबार्ड हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए। दीज आर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या है। बेटा इनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ लेना इसे। दी सोसाइटी एडवांस क्रेडिट टू द फार्मर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत रीजनेबल रेट पे देते हैं, उनकी तरह नहीं कि 10% 15% पे इंटरेस्ट पे दे रहे हैं पैसा। दे कॉन्ट्रीब्यूट नियरली 30% ऑफ द रूरल प्रोवाइड। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अराउंड अराउंड 30% का कंट्रीब्यूशन देती है रूरल क्रेडिट में। दे फोकस ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फ्री द फार्मर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स। कह रहा मनी लेंडर्स जो बैठे हुए हैं ना गांव के अंदर, जो इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनसे फ्री करवाना। और क्या इनका मेन मुद्दा है? कह रहा है टू एडवांस क्रेडिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि लोन देते हैं वो बिल्कुल ही कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज ऑल ओवर द कंट्री टू इंश्योर टाइमली एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द रूरल एरियाज। ये इनका काम होता है कोऑपरेटिव वालों। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, सेकंड है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। क्या है? कह रहा है रीजनल रूरल बैंक आर रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट फैसिलिटीज। कह रहा है ये ऐसे बैंक है जो गांव के अंदर बनाए गए हैं ताकि क्रेडिट फैसिलिटीज और इंप्रूव हो सके। दे क्रेडिट इज ग्रांटेड अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ देयर लैंड। ये जो लोन देते हैं ना बेटा, ये इनकी जमीन को गिरवी रखवा के फिर उसके अगेंस्ट लोन देते हैं। अक्सर फिर मनी लेंडर भी तो यही कर रहा था, बट मनी लेंडर बेटा इंटरेस्ट इतना ज्यादा चार्ज करता था कि वो बेचारा परेशान हो जाता था फार्मर। ये इतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। दीज बैंक प्रोवाइड क्रेडिट फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर इनपुट कंस्ट्रक्शन।
तो ये किस चीज़ के लिए आप लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं? ताकि आप इनपुट्स खरीद सको जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह, सीड्स वगैरह और अपने जो भी कंस्ट्रक्शन अगर आपको कुछ करवानी है वहाँ पे, तो उन सब के लिए पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? आरबीज़, आरआर मतलब रीजनल रूरल बैंक। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल जितने भी पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके ना अलग से भी ग्रामीण क्षेत्रों के अलग बैंक बने हुए हैं। जो गाँव के अंदर अलग बैंक चलते हैं इनके जैसे पंजाब नेशनल बैंक की बात करूँ, पंजाब नेशनल का गाँव का एक अलग बैंक है। ठीक है? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज़ सेट अप इन 1955 विद द फोकस ऑन रूरल क्रेडिट। इनका फोकस क्या था? रूरल क्रेडिट पे। आफ्टर द नेशनलाइजेशन इन 1969, कमर्शियल बैंक प्लेड अ मेजर रोल इन एडवांसिंग क्रेडिट। कमर्शियल बैंक डायरेक्टली हेल्प द फार्मर बाय एक्सपेंडिंग देयर ब्रांचेस इन रूरल एरिया। मैंने बताया ना रूरल एरियाज में ये लोग अपने क्या खोलते हैं? बैंक खोलते हैं। इट आल्सो इनडायरेक्टली हेल्प द फार्मर थ्रू एजेंट्स। ये एजेंट्स भी भेजते हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो हम बैंक से आपको करवा देंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हेल्प करते हैं। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अदर कमर्शियल बैंक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं नबार्ड। इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देखो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले बेटा इस डेफिनेशन पे फोकस करना आप लोग, ठीक है? इसकी जो फुल फॉर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस चीज पे फोकस करके चलना। आगे कह रहा है ये कब सेटअप हुआ था? बेटा ये सेटअप हुआ था 1982 में। क्लियर? इट इज एन एपेक बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर फाइनेंशियल। जैसे आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे कमर्शियल बैंक को ध्यान रखता है, इसी तरीके से रूरल क्रेडिट के लिए जो सबसे बड़ा बैंक माना जाता है वो नबार्ड को माना जाता है बेटा। ठीक है? नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982 में। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इट प्रमोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ये स्ट्रेंथ करता है कि क्रेडिट जल्दी से जल्दी गाँव तक पहुँच सके। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू नॉन फार्म सेक्टर आल्सो एंड इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय इट। कह रहा है कि जिसके लिए इन्होंने फाइनेंस किया है, उन प्रोजेक्ट्स को जाके भी देख सकता है, प्लस ये असिस्टेंस देता है नॉन फार्म सेक्टर को जो फार्मिंग का काम नहीं कर रहे, बिना उसका जैसे मान के चलो कि डेयरी का काम कर रहे हैं या कोई और फिशरीज का काम कर रहे हैं, उन सबको भी जाके देखता रहता है। इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्ड इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट। कह रहा है कि जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, उनको भी ये जाके देखता है, इनके साथ कोऑर्डिनेट करता है कि पैसों की जरूरत होती है तो नबार्ड पैसा दे देता है कि कैसे भी करके गाँव तक पैसा पहुँचाओ। क्योंकि लोगों के पास जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और पैसा पहुँचेगा तो वो फटाफट लोन लेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे बेटा। क्लियर हुआ? अब एक बनता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप ना कुछ लोग होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। सबके सब मिलके ना उसमें पैसा ज डिपॉज़िट करते हैं। जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा ले लो। इसको गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है और उस पैसे पे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है? 10 बंदों ने अपना ग्रुप बना लिया, उसके हिसाब से चलते हैं। तो पढ़ते हैं इससे क्या कह रहा है? फॉर्मल सोर्सेस आर नॉट इनएडिक्वेट एंड नॉट एबल टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। कह रहा है ये जो बैंक्स वगैरह है ना, इतने लोन की रिक्वायरमेंट है कि ये पूरा नहीं कर पाते। इसके लिए इन्फॉर्मल सेक्टर में आना पड़ा, इन्हें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाने पड़े। इट प्रमोट्स सेविंग हैबिट्स बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। फॉर एग्जांपल मान के चलो बेटा 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर ने एक कमेटी डाल ली और कमेटी के अंदर पैसे डाल दिए। तो जिस-जिसको पैसों की ज़रूरत है, जैसे-जैसे होगा फॉर एग्जांपल मान लो 2 जनों को ज़रूरत पड़ गई। अब 2 जनों के लिए एक पर्ची डाल लेंगे, ठीक है? उस पर्ची में जिसका नाम आ गया, उसको पैसे मिल जाएँगे। आगे कह रहा है फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू नीडी मेंबर टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और जो उसका पैसा है ना वो पर मंथ के हिसाब से उसे है ना कंट्रीब्यूट करना होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव हेल्प इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। आपने देखा हो किटी पार्टीज करती हैं लेडीज, तो किटी पार्टीज इज लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप। अपना पैसा जमा करा, जिसको पैसे की जरूरत मिली तो उसके हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कुदुम्श्री इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप इम्प्लीमेंटेड इन केरला इन 1955। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेना। ठीक है? वैसे इतना ज्यादा भी नहीं है, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में ध्यान रखना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। तो कुदुम्बश्री इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी है जो केरला में 1955 में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये होता क्या है? कह रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब कह रहा है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर असेंबल करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना और ट्रांसपोर्ट करना, पैकेज करना, ग्रेड करना और डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज को अक्रॉस द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल आपका एक खेत है, आपके खेत के अंदर टमाटर हुए, ठीक है, या मैंगो हुए। अब आप मैंगो भी देखते हो तो कई सारे तरीके के होते हैं। अब उन मैंगो को क्या कह रहा है, सबसे पहले असेंबल किया, इकट्ठा किया, उन्हें स्टोर किया, उन्हें प्रोसेस कर लिया। उसके बाद उसे भेजना है, भेजने से पहले उसकी ग्रेडिंग कर ली, भई कच्चा आम कौन-सा है, दूसरे टाइप का कौन-सा है, तीसरे टाइप का कौन-सा है, ये ए ग्रेड में आएगा, ये बी ग्रेड में आएगा, ये सी ग्रेड में आएगा, जो अच्छा आम है वो ए ग्रेड का आ जाएगा।
ठीक है? इस तरीके से आप उसे क्या करोगे, ग्रेडिंग ग्रेडिंग करोगे, उसकी क्या कर दोगे, पैकेजिंग कर दोगे और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अपने घर में तो नहीं रखना ना। अब आप देखते होगे नींबू आ रहा है नागपुर से, पता चली संतरे आ रहे हैं नागपुर के, सेब आ रहा है हमारा नॉर्थ से आपका जम्मू कश्मीर से। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग देखते हो, ये सारा काम किसमें चलता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? तो सबसे पहले बात कर रहा है बेटा रेगुलेटेड मार्केट। गवर्नमेंट ने ना रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए हुए हैं। These were created to create transparent marketing condition which will benefit farmer as well as consumers. This measure protects the farmer from exploitation from the middleman. अब आप लोगों ने आपके घरों के आसपास है ना मंडी बनी हुई होंगी। आप लोगों ने देखा होगा सब्जी की मंडी या फूल मंडी या फिर फल मंडी जिसे कहते हैं। तो उन मंडी के अंदर क्या है कि मिडलमैन खत्म हो जाता है, बंदा जाता है सीधा जाके कस्टमर तक अपना सामान बेच सकता है, जिसको भी नीड है उसको जाके सामान बेचेगा। मार्केट कमिटीज इंश्योर दैट द फार्मर गेट रीजनेबल प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। अब ये जो मार्केट की कमिटीज बैठी हुई होती है ना बेटा, वो इंश्योर करती है ऐसा ना हो कि किसान को बेचारे को लूटा जा रहा हो। ठीक है, तो इन चीजों को फोकस करने के लिए रेगुलेटेड मार्केट गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। अरे अंडर दिस सिस्टम फार्मर गेट टुगेदर एंड फॉर्म मार्केटिंग सोसाइटीज टू सेल देयर प्रोड्यूस कलेक्टिवली एंड टेक बेनिफिट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टू सिक्योर बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। होता क्या है, गांव के अंदर बहुत सारे खेत है, बहुत सारे खेतों पे बेटा बहुत सारा सामान सबका इकट्ठा हो गया। मान के चलो सबके सब टमाटर बना रहे हैं। अब वो क्या करेंगे कि इंडिविजुअल बेचने जाओगे ना तो बेटा रेट नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, सारे के सारे ग्रुप बना लेते हैं, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चल के बेचेंगे तो अपने हिसाब से हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल जाओगे कहोगे वो तो ₹20 का बेच रहा है, वो तो ₹10 का बेच रहा है। इस चक्कर में जो मिडल मैन है और जो सामने बैठा हुआ है ना बंदा, वो फ़ायदा उठा के लेके चला जाएगा, ठीक है? प्रोविज़न ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ भी दी कि अगर आपका सामान नहीं बिकता है तो आपको हम वेयर हाउस प्रोवाइड करवा देंगे बिल्कुल मिनिमम रेंट पे, ताकि आप अपना सामान क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड स्टोरेज फैसिलिटी इन व्यू टू हेल्प फार्मर फॉर स्टोरिंग द गुड्स। This encourage the farmer to store their produce in the warehouse of central and state government and sell their produce at a time when the price is attractive. जब उन्हें लगेगा कि प्राइस सही है उस टाइम जाके बेच दो, अदरवाइज आप गवर्नमेंट के है ना अपने अपने वेयर हाउसेज बने हुए हैं, उसमें जाके आप स्टोर करके रख सकते हो। उनका एक मिनिमल रेंट होता है, बहुत ही कम रेंट जो है वो गवर्नमेंट को आपको पे करना होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद कह रहे हैं सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं कि आपका जो सामान है वहां से लेके आएंगे तो उस पर सब्सिडी आपको प्रोवाइड होगी। रेलवे अथॉरिटीज आर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड टैरिफ टू द फार्मर सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू अर्बन एरियाज। ठीक है, जैसे जो आपके ट्रेन्स वगैरह है ना इनके थ्रू वो सामान को आराम से प्रोवाइड करवा सकते हैं अर्बन एरियाज में। गाँव में भाई, गाँव गाँव से शहरों में अगर बात करो तो शहरों के अंदर तो खेती नहीं हो रही ना। शहरों में तो बिल्डिंगें बन रही हैं, नए-नए फ्लोर्स बनते जा रहे हैं, बट गाँव के अंदर से ही तो सामान आ रहा है। तो उसको पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक उन्हें फैसिलिटी दी हुई है कि रेलवे के अंदर आपको टैक्स वगैरह की टैरिफ्स की जो भी उनका चार्जेज़ लग रहा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है डिसएमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। This refers to spread of market related information to the farmer through electronic media and print media. गवर्नमेंट टाइम टू टाइम है ना इनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, भाई इतना रेट चल रहा है इसे मत बेच देना। ऐसे ऐसे आपको काम करना है, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी सोशल मीडिया के थ्रू भी रेगुलरली उन्हें अपडेट करती रहती है। इट हेल्प्स फार्मर इन टेकिंग डिसीजन एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू सेल एंड व्हेन एंड वेयर टू सेल। इससे ये पता चल जाता है कितना बेचना है, क्या बेचना है, कैसे बेचना है और किस समय बेचना है। ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलती रहती है विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है? स्प्रेड ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन विल हेल्प द फार्मर गेटिंग फेयर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। जितनी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी बेटा उतना ज़्यादा किसको फ़ायदा होने वाला है? किसानों को फ़ायदा होने वाला है कि उनको अपने प्रोड्यूस का बहुत ही अच्छा प्राइस मिलने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो एक नेक्स्ट टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है भाई सुन, तेरा एक कंटेनर है, ठीक है? ये कंटेनर तेरा मार्केट में ₹100 का बिक रहा है। अगर ये इससे कम में बिकता है, ठीक है? मान के चलो कि सामने वाला आता है खरीदने वाला, वो कहता है मैं ₹80 दूँगा। गवर्नमेंट कहती है मत बेचना, इसके प्राइस मैं पे करूँगी। मैं ₹100 पे कर रही हूँ, हमने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया कि कम से कम 100 का बिकेगा, ज़्यादा का बेचना है बेच दे, बट अगर नहीं बिकता तो हम ₹100 तो उसके देंगे ही देंगे। दैट इज़ कॉल्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू गिव एश्योरेंस ऑफ एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने दे दिया। The government fixes minimum support price to encourage the farmer to sell their produce. It is the assurance given by the government and farmers to free to sell their produce at a price higher than एमएसपी। मैंने बताया ना, गवर्नमेंट कहती है 100 से ऊपर बिक रहा है बेच दो, नहीं बिक रहा हम बैठे हुए हैं, हम लेंगे इसको। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट इज एमएसपी।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एक नया टॉपिक बन के आता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग आ गया, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से हटके अब आप चीजें बनानी शुरू करो। कह रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज अ स्टेज वेयर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ डायनामिक एंड कमर्शियल सेक्टर बाय शिफ्टिंग द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिक्स टू हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जैसे गन्ने से चीनी बना देना, जैसे गन्ने से गुड़ बना देना, ठीक है, विच हैज अ हाई पोटेंशियल इन स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन रेट। Here agriculture diversification is supported by change in technology or consumer demand, trade or government policy, by transportation, irrigation and other development of the infrastructure। सिंपल सी बात ये कर रहा है कि कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्यों एसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड? The need for diversification arises from the fact that there is greater risk of depending exclusively on farming for livelihood। बेटा फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हो गया किसान, बारिश पड़ गई, ठीक है, ज्यादा पड़ गई तो आपकी फसल खराब, बाढ़ आ गई तो फसल खराब। तो एक काम करो ना, अपने आप को यहाँ से शिफ्टिंग करो, ठीक है। गन्ना बन गया तो उससे चीनी बनानी शुरू करो, गन्ना बन गया उससे आप गुड़ बनाना शुरू करो। डाइवर्सिफाई करो ना प्रोडक्ट, गन्ने ही थोड़ी बेचते जाओगे। क्लियर हुआ? गन्ना अगर रखा हुआ है आपका, सेफ स्टोर रखा हुआ है वेयर हाउस के अंदर, उससे आप जाके अलग प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर मान लो बाढ़ आ गई यहाँ पे गन्ने की है, आपके पास स्टोरेज भी है, तो स्टोरेज वाला तो काम आ जाएगा, आप एकदम गरीब तो नहीं रह जाओगे। Diversification towards new area is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector but also to provide productive sustainable livelihood ऑप्शन टू द रूरल पीपल। कह रहा है कि ये जो रूरल पीपल है ना, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, इनको एक लाइवलीहुड मिल जाता है बेटा, एक रहने का तरीका मिल जाता है कि हाँ भाई, कल को खेती नहीं भी हुई ना तो हम अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। मच ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी आर कंसर्न इन द खारिफ सीजन, बट ड्यूरिंग राबी सीजन इन एरियाज वेयर देयर आर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है खारिफ सीजन में तो चलो सही है, राबी सीजन जब बारिश वगैरह नहीं हो सकती, उस टाइम पे ना ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि खेती से पैसा आना बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाता है। सब कुछ मानसून पे डिपेंड है, मानसून अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हुई तो पैसा आएगा, अदरवाइज उनके पास कुछ पैसा नहीं आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन, ठीक है। भेड़ पालते हैं लोग, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनसे डेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। भेड़ को पाल के उससे ऊन का काम करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। फॉर एग्जांपल मान के चलो, फार्म बने हुए होते हैं, पोल्ट्री फार्म जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर आप लोग मुर्गियां पालन का होता है, ठीक है, कोई डक्स भी पालता है, मछलियां भी पालता है, उसको फिशरीज बोलते हैं। पहले एनिमल हस्बेंड्री की ही बात करते हैं। इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस द मिक्स्ड क्रॉप लाइवली स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, कैटल, गोट, फाउल फॉर द वाइडली हेल्ड स्पीसीज। इनको रखना शुरू करते हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन क्या होता है? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, और आप लोगों का भेड़ हो गई, ठीक है, इन सबको वो रखना शुरू करते हैं, जिससे उनका और ज्यादा काम चलना शुरू हो, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज पे कोई फर्क ना पड़े और इनकी जो इनकम है ना वो इंक्रीज होती रहे, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा बेटा सर आप रीड कर करके ही पढ़ा रहे हो, बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लिख के आना है। दैट इज द रीजन कि मैं आप लोगों को ना बार बार ये हाईलाइट कर करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को ऐसे ही बताना होगा ना ऊपर ही ऊपर चीजें, तो मैं दो फोटो लगाऊंगा और वहां से चलता बनूंगा। क्लियर? इन चीजों को आप लोगों को बेटा पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग तो करनी पड़ेगी, बिना रीडिंग के काम नहीं चलेगा। In most areas, especially in rural areas, livestock farming is combined with crop farming to earn additional income। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है बेटा, खेती भी होती है, साथ साथ ही लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कर रहे होते हैं, खेती भी कर रहे होते हैं, साथ में दूध भी बेच रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये होता है कि उनकी इनकम है ना एक स्टेबल रहे। लाइव स्टॉक फार्मिंग इज मोर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस। यार ऐसे एरिया जहाँ पे इरिगेशन पानी की समस्या है, ठीक है, उस जगह पे लाइव स्टॉक फार्मिंग बहुत ज्यादा की जाती है, ताकि उनकी एक स्टेबल इनकम हो सके। आउट ऑफ ऑल द लाइव स्टॉक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट सेल। पोल्ट्री फार्म मतलब जो मुर्गी पालन होती है ना, तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा सेल जो प्रोवाइड करवाता है वो इसी चीज से आती है। Government implemented a system, namely Operation Flood. In this, all the farmer can pool their production of milk during, according to different quality, it can be transported to milk cooperative at a fair price। तो बेटा एक ऑपरेशन फ्लड आया था, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात से। ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था बेटा किस चीज के लिए? मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। आज के टाइम पे सबसे बड़ा मिल्क का जो प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो है भारत।
ठीक है? इसने ऐसा बना दिया कि पूरे देश के अंदर दूध पहुँचाना है, मिल्क पहुँचाना है, ठीक है? इससे हुआ क्या बेसिकली जो फार्मर्स थे, जो गाँव के अंदर बेचारों के इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी मिल्क की, उन सबको अब है ना अर्बन एरियाज़ में पहुँचवाना शुरू करवा दिया गवर्नमेंट ने, जिससे हुआ क्या कि अर्बन एरियाज़ वालों को मिला और गाँव में जो लोग बैठे हुए हैं, उन तक पैसा भी पहुँचा। ठीक है? बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है एक मदर डेयरी का, अमूल, ठीक है? ये सारे के सारे ऑपरेशन फ्लड के बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं। Gujarat state is held as a success story in efficient implementation of milk cooperative which have been emulated by many states। मैंने बताया ना गुजरात से स्टार्ट हुआ था और ये अब बहुत सारी स्टेट के अंदर फैल चुका है। उसके बाद आता है बेटा दूसरा काम फिशरीज का। फिशरीज का मतलब होता है मछली पालन, ठीक है? द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स द वाटर बॉडी एज मदर और प्रोवाइडर। वाटर बॉडी जो मछलियाँ होती हैं, मदर और प्रोवाइडर कहलाई जाती है, वहीं से मछलियाँ बनती हैं। द वाटर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ सी, ओशियन, रिवर, लेक एटसेट्रा आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर फिशिंग कम्युनिटी। वाटर बॉडीज क्या कहला रही है? सी हो गए, ओशियंस हो गए, वहीं से तो मछलियाँ लेके आते हैं और ला के मार्केट में बेची जाती हैं। केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द मेजर एरिया हू डिपेंड अपॉन फिशरीज फॉर देयर लाइवलीहुड, क्योंकि बेटा समुद्र इन्हीं के पास है, इन्हीं के आस-पास में है ना। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो हम कहने लगे यूपी, यूपी से इधर-उधर जाने लग जाओ, कहाँ पे? इधर राजस्थान पड़ गया, उधर बिहार पड़ गया, तो कहाँ पे आपको समुद्र मिल रहे हैं? इनके तो आस-पास में ही पड़ता है समुद्र, तो ये ज़्यादा डिपेंड रहते हैं किस पे? फिशरीज के काम पे। अनएम्प्लॉयमेंट, लो अर्निंग, इलिटरेसी एंड इनडेटनेस आर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय द। देखो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट, पूरा का पूरा घर उसी काम को कर रहा है। लो अर्निंग, पैसा बहुत कम कमाते हैं। इलिटरेट, पढ़े-लिखे नहीं होते ज़्यादा और कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है इनके सिर पे। भाई, जीवन यापन के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए ना, इतना पैसा वो कमा नहीं पाते। देयर इज़ नीड टू इंक्रीज़ क्रेडिट फैसिलिटी थ्रू कोऑपरेटिव एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द फिशिंग कम्युनिटी। जो फिशिंग कम्युनिटी है ना, उन तक इतना पैसा नहीं पहुँचा पा रहे, पर उनके पास पैसा ना पहुँचाने का एक कारण भी तो है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसानों के पास तो सिक्योरिटी है कि वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख देंगे, पर इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। फिशरी टेक्नोलॉजी कैन बी अपडेटेड एंड मेड अवेलेबल टू द फिशिंग कम्युनिटी। फिशिंग कम्युनिटी को ये अपडेट करके टेक्नोलॉजी दी जा सकती है कि किस तरीके से आप और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, और ज़्यादा उन्हें स्टोर कर सकते हो, क्योंकि भाई 1-2 दिन अगर उन्होंने रख ली तो वो खराब हो जाएँगी। तो कुछ इन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे इनके जो अ, मछली पालन वाले हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवरफिशिंग एंड pollution need to be regulated and controlled. Welfare programs for the fishing community have to be reoriented in a manner which can provide long term gains and substance for livelihood। भाई सिंपल सी बात है, इनको है ना चेक करना पड़ता है बार-बार कि ये पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं, ये ओवर फिशिंग तो नहीं कर रहे हैं, पता चला मछलियाँ ही खत्म हो गई, ठीक है, एक्सटिंक्ट ही हो गई तो कहाँ से ढूँढ के लाओगे भाई, आने वाली जनरेशन के लिए कैसे काम बनेगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उन्हें टाइम टू टाइम उसको देखते रहे गवर्नमेंट, उन पे है ना क्लोज़ली वॉच करती है, उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो, और अलग-अलग प्रोग्राम लेके आती है। दिस इज़ फिशरीज़, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है? फिशरीज़ के लिए एक रेवोल्यूशन आया था, लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है? दूध के लिए कौन-सा आया था? मिल्क के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? देख लेना इसे। अगला आता है बेटा हॉर्टिकल्चर। ये कह रहा है एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस एटसेट्रा। स्पीशीज़ लिखा हुआ है, पे स्पाइसेस है ये, ठीक है? कह रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का मतलब है ट्रेडिशनल गेहूँ, चावल इनकी खेती छोड़ के अब आप फ्रूट देना शुरू करो, वेजिटेबल्स। अब देखो आप, ड्रैगन फ्रूट आता है, कीवी आता है, कितने महँगे-महँगे फ्रूट हैं जो मार्केट में बिक रहे होते हैं। आम अपने सीज़न में आता है तो अलग-अलग तरीके के, कोई 100 तरीके के आम आते हैं, ठीक है? वेजिटेबल्स आज के टाइम पे आप देख रहे हो अलग-अलग तरीके की, अगर अब मैं बात करूँ शिमला मिर्च की, वो कई सारे तरीके की आती हैं, जो ग्रीन और येलो कलर की सॉरी रेड और येलो कलर की होती है, वो और ज़्यादा महँगी होती है, ठीक है? फ्लावर्स हो गए, कितने महँगे-महँगे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर का मतलब है अदर देन योर ट्रेडिशनल फार्मिंग, आप कुछ और प्रोड्यूस करना चाह रहे हो अपने खेत पे। इट प्रोवाइड्स फूड एंड न्यूट्रिशन एज़ वेल एज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी। भाई खाना पहुँचा रहा है लोगों के घर में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों के पास। In India has emerged as world leader producer in variety of goods line like mangoes, bananas, coconut, cashew nuts and various other spices। ठीक है, स्पाइसेस है। क्लियर हुआ? तो कह रहा है इंडिया है ना मैंगोज़ के मामले में बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट और कई सारे स्पाइसेस ऐसे हैं उसके अंदर ना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। देयर हैज़ बीन राइज़ इन इनकम लेवल ऑफ फार्मर इन्वॉल्व्ड इन हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व हुए हैं ना फार्मर, उनकी इनकम है ना कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है, ठीक है? ऑब्वियस बात है कि जो चीज़ ₹10 किलो बिक रही थी, वही चीज़ उनके खेत पे प्रोड्यूस होके अब एक ₹100 किलो बिक रही है। तो सोचो ना ₹90 का पूरा-पूरा फ़ायदा है। कुछ आ रहा है समझ में? मतलब ये है कि कुछ चीज़ आप ऐसी प्रोड्यूस करते थे जो मार्केट में ₹10 किलो बिकती थी।
कुछ आप ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करो जो ₹100 किलो बिक रही है, तो सोचो ना फार्मर की इनकम में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है। हॉर्टिकल्चर हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी टू द वुमेन इन रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्र की औरतें उनके पास भी एक काम आ गया कि उनको पैसा मिल रहा है भाई, ठीक है? उनको भी काम मिल रहा है कि जाके खेती करनी है, जैसे चाय पत्ती वगैरह हो गई, इन सब की खेती होगी। Period of 1991-2003 was a period of golden revolution because during this period the planned investment in horticulture has increased the प्रोडक्शन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन क्या था कि इस दौरान 2003 के दौरान जो हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। द एरिया अंडर कल्टीवेशन इन हॉर्टिकल्चर वाज मोर एज कंपेयर टू एरिया अंडर पल्सेस व्हिच रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ पल्सेस, द प्राइस इंक्रीज फॉर एसेंशियल गुड। अब हुआ क्या भाई, देखो हॉर्टिकल्चर में सब जाने लगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसमें खेती करो खेती करो खेती करो। लोगों ने दाल वगैरह प्रोड्यूस करनी कम कर दी। दाल वगैरह प्रोड्यूस करनी कम करोगे, गेहूं कम कर दोगे, चावल कम कर दोगे, अब उनके प्राइस भी तो बढ़ेंगे भाई, सप्लाई कम हो गई। तो बैलेंस तो बना के रखना ही पड़ेगा ना इकोनॉमी को, तो वो गवर्नमेंट का काम है भाई, बनाएगी। Horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood option. It contributes nearly one third of the value of agriculture output and 6% of GDP of India. भारत की जीडीपी का 6% प्लस अगर हम बात करें तो वन थर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट कंट्रीब्यूट हॉर्टिकल्चर अकेला करता है। तो हॉर्टिकल्चर से कल एक क्वेश्चन आने वाला है, लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, चाहे 1 नंबर के अंदर आए चाहे 3 नंबर के अंदर आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेटा लास्ट टॉपिक करवा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें ही हैं इस चैप्टर के अंदर। सर आप तो कह रहे हो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं लेके ही उतनी चीज़ें आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैंने फालतू की कहानियाँ ही नहीं गढ़ी हैं। एक टॉपिक और आ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है? आज के टाइम पे देख रहे होगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जिनके अंदर कोई केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा, कोई फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल वाले यूज़ नहीं किए जा रहे, मतलब बिल्कुल नेचुरल तरीके से फार्मिंग की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके नुकसान, यही चैप्टर खत्म करवा दूँगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? इट इज़ द फार्मिंग डन बाय यूजिंग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल इनपुट सच एज़ एनिमल मैन्योर, जो जानवरों से खाद आता है, कंपोस्ट फॉर द कल्टीवेशन। इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता, कोई भी ऐसी दवाइयां नहीं छिड़की जाती जिससे इस पे इम्पैक्ट पड़े। एंड प्रोवाइड फूड ग्रेन फ्री फ्रॉम केमिकल एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड। अब सोचो जिसके अंदर केमिकल नहीं डल रहा, पेस्टिसाइड्स नहीं डल रहे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं डल रहे, वो प्रोडक्ट महंगा होगा या सस्ता होगा? ऑब्वियस बात है महंगा होगा, ठीक है? दूसरी चीज, एचवाईवी सीड्स यूज होने से प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से प्रोडक्शन उसकी आधी से कम हो जाती है, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है प्राइसेस तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी अलोंग विद द इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। का फोकस ही एक है बेटा कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए और जो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो आ सके। क्लियर हो गया? कह रहा है क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? कह रहा है इट इज अ सिस्टम व्हिच अवॉइड्स अ लार्जली एक्सक्लूड द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट, फर्टिलाइजर वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, additives वगैरह, and to maximum extent feasible rely upon crop rotation, crop residues, animal manure, off farm organic waste, mineral grade rock additives, and the biological system of nutrient mobilization and plant protection। मतलब सिंपल सी बात है, सब कुछ नेचुरल लेके आना है, कुछ भी केमिकल से मिला हुआ नहीं डालना, इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। फटाफट से देख लेते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है? पहले पढ़ते हैं व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। कह रहा है इट डिस्कार्ड द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है? कह रहा है कि कन्वेंशनल फार्मिंग रिलाइज हेवीली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, दीज केमिकल आर सिंथेटिक केमिकल्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सच केमिकल एंड हेंस अवॉइड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कह रहा है कि इसके अंदर है ना नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पे नॉन आएगा, ये रिन्यूएबल नहीं आएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कम, जैसे नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो दोबारा नहीं हो सकता, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल वापस तो नहीं बन सकता ना, ठीक है? खाद है वो तो एनिमल मैन्योर से आ रही है, वो कितनी भी आ सकती है, बट वो पेट्रोल वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो कह रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ये अवॉइड करता है, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। द प्रोड्यूसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री, ठीक है? दे डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्लियर? सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो जमीन की है ना, फर्टिलिटी जो है, प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है उसको बना के रखता है, ठीक है? हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड, सीधी सीधी बात है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्ट आने वाला है ना, वो हेल्दी होने वाला है और टेस्टी होने वाला है। आपको इसके ना बस ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्लियर? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्ट एज अ सस्टेनेबल फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग, इट सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट सच एज एचवाईवी सीड्स। कह रहा है ये बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्योंकि भाई सब कुछ तो नेचुरल लग रहा है ना,
ठीक है? एनिमल मैन्योर्स लग रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो भी चीज़ आप लगा रहे हो वो सब कुछ बिल्कुल नेचुरल तरीके की। अब सोचो एचवाईवी सीड्स महँगा, पेस्टिसाइड्स महँगे, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल महँगे, तो ये इनएक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है? जो फर्टिलाइज़र है उससे सस्ता पड़ जाता है आपका क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं, द यील्ड रिटर्न जो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो बहुत कम आता है। जो आप प्रोडक्शन करोगे ना वो बहुत कम होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में एज़ कम्पेयर टू जो आपकी एचवाईवी सीड्स वगैरह से होती है, ठीक है? Therefore, small and marginal farmer may find it difficult to adopt this large scale production. Organic produce may also have more blemishes and shorter life than the street product. यार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की लाइफ जो है ना वो बहुत शॉर्टर होती है। तो बेटा ये लिमिटेशन है, इसको भी लिख ही लो इम्पोर्टेंट चलो, कल के पेपर के लिए। जाओ, एक और चीज़ दे दी आपको लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के पेपर में देखने वाले हो आप लोग। ठीक, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन फॉर ऑफ सीजन क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको नहीं कर सकते। ठीक है, आज के टाइम पे देखते हो ना बेटा जनवरी के अंदर भी आम मिल जाता है। सोच रहे हो? सर्दियों के अंदर भी आम मिलने के चांसेस है। भाई साहब टेक्नोलॉजी है, कुछ भी करवा सकते हैं वो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल से चलता है बेटा। जो चीज़ नेचुरल चाहिएगी ना जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हीं के लेके आएगा। मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। कह रहा है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस गुड्स की ना मार्केटिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बेटा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है नहीं, इतना पैसा मिलता नहीं है। है महँगा बट लोग एक बात बताओ, एक चीज़ जो ₹10 किलो मिल रही है, वही चीज़ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस ₹50 किलो मिल रही है। तो बंदा 50 वाली क्यों खरीदेगा? वो 10 वाली खरीदेगा। उसे मतलब थोड़ी हेल्थ है। ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी बेचारा ₹10 को देखेगा ना, वो 50 की तरफ कैसे चला जाएगा? Shortage of biomass. Many expert and well-informed farmers are not sure whether all the nutrients with the required quantities can be made available by the organic material. कह रहा है कि जो-जो चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, प्रोटीन्स वगैरह, तो कह रहा है एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता चलता कि ये सारी चीज़ें इतनी कम चीज़ों को डालने से क्या आ सकती हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। Even if this problem can surmounted, they are of the view that the available organic matter is not simply enough to meet the requirement. कह रहा है कि इसके बाद भी ना ऑर्गेनिकली हम डिमांड को मीट नहीं करवा पाते क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो दीज़ आर सम लिमिटेशंस जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है? इसके बाद एक और बात करते हैं टाइम नीडेड। इसके लिए बेटा बहुत समय चाहिए होता है ऑर्गेनिक फार्म एज़ कंपेयर टू आज के टाइम पे आप देखते हो सबके अंदर यूरिया लगा देते हैं और इंजेक्शन लगाया रात-रात में पता चला सब्जियाँ बड़ी हो गई, ठीक है? 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर सब्जियाँ प्रोड्यूस हो जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल नेचुरल तरीके से चलता है और इट टेक्स टाइम, ठीक है? नेक्स्ट हाई एमआरपी ऑब्वियस बात है क्या होता है? कॉस्टली होता है। महँगा तो होगा ही होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्योंकि जब आप कोई फर्टिलाइज़र, केमिकल फार्मिंग नहीं कर रहे, प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है। ज यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग से 100 किलो होती थी, वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग से अब 10 केजी की प्रोडक्शन हो रही है। ऑब्वियस बात है बेटा आप यूज़ करना इससे क्या कर दोगे? कम कर दोगे। लैक ऑफ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट लार्जिक ऑर्गेनिक फार्म स्टिल ऑपरेट इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर स्टाइल इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट। Unfortunately, this involves the adoption of the same environment harmful practices to those of factory farms, which are however hidden under the cover of being organic. अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग को वहां तक पहुंचाने के लिए भी किसका यूज करना पड़ रहा है? उन्हीं मेथड्स का जो केमिकल वाले यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई और अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं है बेटा। ठीक है? अब इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का तैयार नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो सामान है, वो लोगों की प्लेट तक बिल्कुल तरीके से पहुँचे। पता चला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट है, उसे आपने प्रिज़र्व करने के लिए कुछ उसपे केमिकल वगैरह छिड़क के उसको पन्नी में पैक करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, तो फ़ायदा क्या? पहुँच तो वो गंदगी रही है ना लोगों के शरीर तक। तो ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ लिमिटेशंस थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर आफ्टर चैप्टर नंबर 8 सबसे महँगा चैप्टर है ये बेटा। ठीक है? महँगा इन द सेंस सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला और इसमें से 2-3 क्वेश्चन नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको कवर करो, बाकी बच गए आपके 3 चैप्टर, इन 3 चैप्टर को भी अभी थोड़ी देर के अंदर मैं डाल देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू सो मच।